चीन के बहकावे में गद्दारी कर रहा था नेपाल। बीजिंग ने बिछाया था भारत के खिलाफ जाल, लेकिन नेपाली लगा रहे भारत से गुहार। दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल भी चीन के उकसावे में भारत के खिलाफ गद्दारी करने की हिमाकत करता रहता है। हालांकि संस्कृति और विरासत के गहरे जुड़ाव दोनों देशों के बीच हैं। दोनों देश हिंदू बहुल हैं। नेपाल का दाना पानी भारत के दम पर ही चलता है। हर आपात स्थिति में भारत सबसे पहले नेपाल के लिए आगे आता है, और जिस तेजी से भारत नेपाल पहुंच सकता है दूसरा देश नहीं पहुंच सकता है। इसकी खास वजह है भौगोलिक स्थिति। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि तोड़ने से पत्थर भी टूट जाता है, और राजनीतिक फायदे के लिए नेपाल के कुछ नेताओं ने चीन की चमचागिरी शुरू की और वो भारत के खिलाफ नेपाल में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। चीनी पैसों के दम पर ये लोग सत्ता तक पहुंच गए और तमाम ऐसे काम कर दिए जिससे नेपाल भारत के बीच बड़ी दरार पैदा हो जाए। चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के तमाम इलाकों को नेपाली क्षेत्र बताया था। सवाल उठता है कि आखिर नेपाल ने यह जुर्रत कब की थी? इसके पीछे मकसद क्या था? तो दोस्तों, नेपाल की संसद ने भारत के कुछ इलाकों को अपना बताने के लिए नक्शे में बदलाव से जुड़ा बिल पास किया था। यह बिल संविधान में बदलाव करने के लिए लाया गया था। बिल नेपाल की कानून मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बाड ने प्रतिनिधि सभा में पेश किया था। इसके सपोर्ट में 258 वोट पड़े, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, हमने गौर किया है कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने नक्शे में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है ताकि वे कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपने देश में दिखा सके। हालांकि हमने इसके बारे में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। ऐसे में उनका दावा जायज नहीं है। ये सीमा विवाद पर होने वाली बातचीत के हमारे मौजूदा समझौते का उल्लंघन भी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि नेपाल के साथ सीमा विवाद का आधार क्या है, दावे में कितनी सच्चाई है और नेपाल के नक्शे में बदलाव का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में एंग्लो नेपाल जंग के बाद सुगौली समझौते पर दस्तखत हुए थे। समझौते में काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दिखाया गया है। इसी आधार पर नेपाल लिपुलेख और अन्य 3 क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करता है। भारत ने लिपुलेख से धाराचूला तक सड़क बनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद ही नेपाल की सरकार ने विरोध जताते हुए नया नक्शा जारी किया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। हाल ही में भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीन का नाम लिए बिना कहा था कि नेपाल ने ऐसा किसी और के कहने पर किया है। दोस्तों, वैसे नेपाल के इन दावों के पीछे सबसे खास वजह चीन है, जिसे खुश करने के लिए नेपाल के वामपंथी नेता ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसका दुष्प्रभाव नेपाली नागरिकों को भोगना पड़ता है। 2015 में मधेसी समुदाय के विद्रोह के दौरान हिंसा भड़की थी। वे लोग और अधिकार देने की मांग कर रहे थे। उस दौरान भारत की ओर से सामान का निर्यात रोक दिया गया था। हालांकि भारत इस बात से इनकार करता रहा है कि वो आर्थिक नाकाबंदी करना चाहता था। 5 महीनों की नाकाबंदी ने नेपाल में जनजीवन बेहाल कर दिया था। उसके बाद भी नेपाल तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए चीन की तरफ देखता रहता है और भारत से गद्दारी करने से बाज नहीं आता। हालांकि ये गद्दारी वहाँ के नेताओं द्वारा की जाती है। नेपाली जनता किस कदर भारत से जुड़ाव रखती है, इसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी सहभागिता सहयोग से समझा जा सकता है। इसके अलावा अभी रूस से एक ऐसी खबर आई है जिससे दुनिया को ये मानने को मजबूर होना पड़ा है कि आखिर दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का कितना जलवा और स्वीकार्यता है, जबकि नेपाल चीन संबंधों की पोल खुल गई है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर रूस में ऐसा क्या हुआ है? नेपाली क्यों मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं? चीन पर नेपाली नागरिक क्यों नहीं करते भरोसा? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। रूस यूक्रेन वॉर में फंसे नेपाली नागरिक PM मोदी से कर रहे मदद की गुहार, नेपाली नेताओं ने खो दिया भरोसा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में कई नेपाली फंस गए हैं। अब ये नेपाली सैनिक भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन नेपाली लोगों ने बताया कि उन्हें हेल्पर के रूप में काम करने के लिए रूसी सेना में भेजा गया था, लेकिन इसकी जगह अब उन्हें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। नेपाली सैनिकों का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसमें उन लोगों को कड़ाके की ठंड में एक शेल्टर में छुपे हुए देखा जा सकता है। उनमें से एक सैनिक भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। इनमें से एक सैनिक ने कहा, हम
नेपाल से आए हैं। एजेंट ने झूठ बोलकर हमें रूस भेजा है और हमें अब बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। हमें हेल्पर के रूप में रूसी सेना में काम करने के बारे में बताया गया था, लेकिन हमें युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया। उसने ये भी दावा किया कि उनके साथ भारत के 3 लोग भी थे, जिन्हें भारतीय सरकार ने निकाल लिया है। उसने आगे कहा कि नेपाल का दूतावास हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा, इसलिए हम अपने पड़ोसी देश भारत से मदद मांगना चाहते हैं। अभी हम लोग रशिया के आर्मी में हैं। हम लोग हमारा मुल्क नेपाल से आए थे। हम अपना पड़ोसी देश इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। हमारा नेपाल एम्बेसी हमारा कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि नेपाली नागरिकों को अपने देश पर क्यों नहीं है भरोसा? चीन के तलवे चाटने वाले नेपाली नेताओं ने क्यों साधी है चुप्पी? तो दोस्तों, इन सैनिकों ने कहा हमें भारत से बहुत उम्मीद है कि वह हमारी भी मदद करेगा और हमें निराश नहीं करेगा। नेपाल और भारत के बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए हम आप लोगों से मदद मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपका देश और दूतावास बहुत पावरफुल है। यहाँ जितने भी नेपाली भाई हैं वह वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में वह 30 लोग थे, जिनमें से अब सिर्फ 5 लोग बाकी बचे हैं। कुछ लोगों को कहीं अलग भेजा है, तो कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, नेपाली सैनिकों की ओर से मदद की ये गुहार तब लगाई गई है जब कई भारतीय युवकों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है। कई भारतीयों को नौकरी के नाम पर रूस भेजा गया। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें 7 भारतीयों ने कहा कि उन्हें जबरन यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया। तेलंगाना के रहने वाले मोहम्मद असफान के साथ भी फ्रॉड हुआ। उसे जबरन लड़ने के लिए भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गुजरात का रहने वाला एक शख्स भी इसे युद्ध में मारा गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि रूसी सेना में दूसरे देशों के तमाम नागरिकों को बहाने से क्यों भर्ती किया जा रहा है? क्या रूस में सैनिकों की कमी हो गई है? तो दोस्तों, युद्ध में रूस यूक्रेन दोनों सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं, और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की थी, जिसका मतलब है कि 3 लाख लोगों को लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि युवाओं के देश छोड़कर भागने की बात से रूस ने इनकार किया है, लेकिन जॉर्जिया से सटी रूस की सीमा पर मीलों लंबी वाहनों की कतार दूसरी ही कहानी बयान कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग पड़ोसी देश में जाने के लिए लगी लंबी कतारों से बचने के लिए पैदल या साइकिल के जरिए सीमा पार कर रहे हैं। बहुत से युवा तो इसलिए देश छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और आंशिक लामबंदी के तहत उन्हें युद्ध में झोंका जा सकता है। इसलिए वह 12-12 घंटे कतार में खड़े होकर सीमा पार जाने का इंतजार कर रहे हैं। जॉर्जिया रूस के उन कुछ पड़ोसी देशों में है जहां जाने के लिए रूस को वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह फिनलैंड, जो रूस के साथ करीब 300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, वहां यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां भी रात भर में ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। हालांकि यहाँ स्थिति इतनी खराब नहीं है। इसी तरह कुछ जगह जहाँ हवाई रास्ते से जाया जा सकता है, जैसे इस्तांबुल, बेलग्राद या दुबई में सैन्य बुलावे की घोषणा यानी कॉल अप के बाद फ्लाइट के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगह पूरे टिकट बिक चुके हैं। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में भी इस लंबी जंग से सैनिकों की कमी का संकट खड़ा हो गया है। इस परेशानी को देखते हुए यूक्रेनी आर्मी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को प्रस्ताव दिया है कि 5 लाख सैनिकों की सेना में भर्ती की जाए। इस संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना ने 4.5 से 5 लाख और यूक्रेनियों को सशस्त्र बलों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ये एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे संसद में भेजने से पहले सेना और सरकार के बीच चर्चा होगी। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से युद्ध जारी है। इसमें दोनों देशों के हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों घायल हुए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए सेना की संख्या 15 लाख करने की योजना बनाई है। जेलेंस्की ने कहा, मैंने सेना से कहा कि इसका समर्थन करने के लिए मुझे और तर्कों की आवश्यकता होगी, क्योंकि सबसे पहले ये लोगों का सवाल है, दूसरा यह निष्पक्षता का सवाल है, यह रक्षा क्षमता का सवाल है, और यह वित्त का सवाल है। तो दोस्तों, नाटो और रूस के बीच वर्चस्व की लड़ाई में तमाम मासूम अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, लेकिन नेपाल को यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करना ना भूलें।